बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए इसको हम लोग सीखते हैं और बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि सरफेस एनर्जी होती क्या है। क्लियर है? इसके नोट्स ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको दे चुका हूं, तो सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर दोनों के नोट्स आपको मिल चुके हैं। समझ आ गया? तो पहले हम सीखेंगे सरफेस एनर्जी क्या होती है और उसके बाद हम सीखेंगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। समझ आया? क्लियर है? यानी बेसिकली सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला तो लास्ट लेक्चर में ही सीखा, अब क्या करेंगे, सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये जो है आपने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है। आप बेसिकली जो पढ़ते हैं ना, वो कौन सी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, स्प्रिंग भी हो सकती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है जो अलग अलग फोर्सेस के साथ में एसोसिएटेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, या कब आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता कब है, तो आपको सरफेस एनर्जी समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके पास पहले जो है पोटेंशियल एनर्जी का मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशन लिखा है, तो कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्प्रिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रेविटेशन को समझते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। एक मेरे पास सरफेस है और यहाँ पर एक मास m का ब्लॉक मैंने रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से यहाँ उठा करके लेकर के चले जाता हूँ। तो यह आपका क्या है, मास m का ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसने हाइट x ट्रैवल कर लिया। लेकिन मुझे बताओ कि mg किधर लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लग रहा है। तो mg तो नीचे लग रहा है। अगर mg नीचे लग रहा है और आपने उसको ऊपर मूव करवाया तो आपने उस पर वर्क किया। समझ आ रहा है? आपने बेसिकली क्या किया, आपने एक फोर्स के अगेंस्ट काम किया। आपने एक फोर्स, कौन सा फोर्स है, mg, आपने ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम किया और एक फोर्स के अगेंस्ट काम करने की वजह से इसके पास यहाँ पर क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा मैं? तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम क्या करेंगे, किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी आई कहां से उसके पास? अरे यहां से यहां लेकर जाने में मैंने अपनी एनर्जी खर्च की ना, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, तो वो जो एनर्जी हमारी खर्च हुई वो यहाँ पहुंच जाएगी। कंजर्वेशन एनर्जी यही तो कहता है, कहीं से एनर्जी कम होगी तो कहीं पे बढ़ जाएगी। समझ आ गया? लेकिन टोटल सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये आपको समझना है कि बेसिकली यहां से यहां तक लेकर जाने में, यहां से यहां तक लेकर जाने में आपने क्या कर दिया, इस पे वर्क किया, आपने फोर्स के अगेंस्ट काम किया। तो जब भी आप क्या करेंगे, कोई सी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम हुआ इसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो A है वो B को क्या करेगा, रिपल करेगा। अरे दोनों पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ये इसको रिपल करेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाले रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करूँ। तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर वर्क करके इसको यहां तक का लेकर के आ जाता हूं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां से यहां तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। फोर्स इधर है, मैं इधर पे उसको लेकर के आ रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। तो ये फोर्स के अगेंस्ट काम करने की वजह से ये चार्ज के पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको यहां पर ये समझ में आया कि जब भी आप क्या करेंगे, किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस बॉडी पे काम हुआ है, वर्क हुआ है, वो ऑब्जेक्ट के पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी।
बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये बहुत अहम चीज है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो सरफेस एनर्जी समझना आपके बाएं हाथ का खेल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? चुटकों में आप समझ जाएंगे सरफेस एनर्जी होती क्या है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें देखो ध्यान से कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आप अगर किसी फोर्स के रिवाइज करो, आगे भी बताता हूं क्या है, रिवाइज करो। अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट के पास क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या, अब जो है अभी हम लोग हमारे मुद्दे पर आते हैं। मैंने कहा था बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा, तो बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया। अब मैं हमारे मुद्दे पर आ रहा हूं। हमारा मुद्दा क्या है बच्चों? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया है, हमने कोई लिक्विड को भर दिया है। मान लो वाटर को भर दिया है, क्योंकि सबसे कॉमन क्या है? वाटर है। बात समझ में आ रही? क्लियर? अब क्या, आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बताया था मैंने। जिसने नहीं देखा है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन यानी लेक्चर 1, तो जाकर के देखें लेक्चर 1 बाय आमिर शेख ऑन सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रही? क्लियर है? उसमें आपको मैंने डिटेल में समझाया था कि कौन से मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है ना? चलिए फिर से दो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ये वाला सरफेस वाला मॉलिक्यूल और ये वाला बल्क वाला मॉलिक्यूल। बताया था ना, दो चीजें होती है लिक्विड में, एक सरफेस और एक बल्क। तो बल्क वाले मॉलिक्यूल के पास क्या है समझने की कोशिश करो। बल्क वाले मॉलिक्यूल को ये एक मॉलिक्यूल यहां भी खींच रहा होगा। क्यों खींच रहा होगा? कोहेसिव फोर्स बताया था लास्ट लेक्चर में। कोई एक मॉलिक्यूल यहां भी खींच रहा होगा, कोई यहां भी खींच रहा होगा, कोई यहां भी खींच रहा होगा, इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो समझ में, चारों तरफ से क्या कर रहे हैं वो पर्टिकुलर अगर कोई मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया तो बाकी मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, तो इसमें नेट फोर्स 0 था, मैं आपको बता दिया। आगे क्या, आगे क्या, मैंने आपको ये बताया था कि जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है मान लो ए, तो ये जो आपका सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कहां था? डाउनवर्ड। समझ आ गया? तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से क्या होता है बताया था मैंने। इसको यहां भी खींच रहे हैं, 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 ऊपर भी खींच रहे हैं, लेकिन एयर मॉलिक्यूल उतने फोर्स से खींच नहीं पाएंगे क्योंकि डेंसिटी भी कम है, वहां का एडहेसिव फोर्स भी कम है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इस पे नेट फोर्स क्या है? डाउनवर्ड है। तो ए वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? नीचे आएगा। नीचे आता है नहीं आता है? आता है नीचे। एक नीचे आएगा तो दूसरा क्या बताया था मैंने, ये नहीं, अंदर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? उसकी जगह लेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड बिना सरफेस के नहीं हो सकती, सरफेस पे मॉलिक्यूल होना जरूरी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये मॉलिक्यूल को सब मॉलिक्यूल पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा, ये वाला मॉलिक्यूल मान लो, ये वाला मॉलिक्यूल अब वहां जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल सरफेस से अगर कम हुआ तो अंदर से कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा? उसकी जगह लेगा। ये बताया था मैंने लास्ट टाइम। तो मान लो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? वहां पर जाने की कोशिश करेगा। अब समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। जब ये मॉलिक्यूल नीचे आएगा, ए मॉलिक्यूल नीचे आएगा, तो बी मान लो कि बी क्या चाह रहा है, तुम यहां बैठ के सोचना, यहां बैठ करके देखो पूरा क्या हो रहा है। तो बी क्या चाहेगा? बी चाहेगा कि अब क्या करे, वो एक ही जगह ले, लेकिन बी को बाकी मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। बी को बाकी मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो बी क्या करेगा? बी सुपरमैन की जैसा क्या करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बी बेसिकली क्या करेगा? ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? एनर्जी कहां से आ गई? अरे आसपास का टेम्परेचर है ना 300, रूम टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन के आसपास होता है, अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो बी के पास एनर्जी है, तो बी क्या करेगा? आसपास के मॉलिक्यूल जो खींच रहे हैं उनके अगेंस्ट काम करके कहां पहुंचेगा? ये पोजीशन में पहुंच जाएगा। और ये कहां पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा कहीं। और बी कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो बी को सब खींच रहे थे, उनके अगेंस्ट काम करके बी कहां पहुंचा? बी पहुंच गया सरफेस पर। कहां पहुंच गया वो? सरफेस पर। अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करके कहीं पर जाएंगे, किसी पोजीशन पे जाएंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है उसके पास क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब बी को सब यहां खींच रहे थे, लेकिन ये फोर्स के अगेंस्ट काम करके वहां पहुंचा, तो बी के पास क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके पास क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट काम करके कहां पहुंच जाते हैं? सरफेस पे पहुंच जाते हैं। समझ आ गए? तो इस वजह से उनके पास क्या है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है। उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इसका ये मतलब हुआ कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है।
बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने कि सरफेस एनर्जी क्या है। समझ आया, क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। समझ में आ गया, क्लियर है? तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस कॉल्ड एज, हमारे पास सरफेस एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। बाकियों कंपैरिजन में तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ओवरकम करके वहां पहुंचा है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of the surface is called as surface energy। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग surface energy कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये बेसिक सा फंडा है आपका क्या, सरफेस एनर्जी का। समझ आ गया? बहुत आसान है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? नेक्स्ट पार्ट में आपको ये देखना है अभी कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन, ये आपको देखना है। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? यानी क्या, ये जो आपकी, अच्छा एक और चीज बतानी रहेगी, वो भी बता दूं मैं कि ये जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। अब अपन क्या और को समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी आपको समझाता है कि ये बेसिकली क्या है, आपकी जो सरफेस है एरिया को कम करना चाहती है। ये भी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, अगर आपके पास मान लो एक टेबल है, उसके ऊपर और एक टेबल है, उसके ऊपर और एक टेबल, समझ में आ गया? इसके ऊपर एक अपन ने बॉल रख दिया, समझ आ गया? अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये टेबल में ऐसे गड्ढा कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा होल कर दिया मैंने, तो इस जैसे होल करूंगा तो बताओ क्या होगा? जैसे मैं क्या करता हूँ, उस पर होल कर देता हूँ तो ये आ जाएगा बॉल नीचे, समझ आ गया? इस टेबल पे तो अगर मैंने होल कर दिया तो क्या हो जाएगा, बॉल यहाँ से क्या होगा, फिर नीचे। इस टेबल पे होल कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से बॉल क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया, बोलो, इससे क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट पे होगा तो वो हाइट पे होने की वजह से उसके पास क्या स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया? मैंने उसको मौका दिया कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर ले, कम कर ले। बढ़ा तो सकता था, बढ़ा कह सकता था, ऊपर चले जाता, लेकिन ऊपर अपने आप को जा नहीं सकता। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर होल कर दिया, तो होल करने से क्या होगा, होल करने से ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। ग्रेविटी नीचे खींचने से एक और चीज होगी, जैसे वो नीचे खींचेगी तो नीचे जाएगा वो, और नीचे जाकर के क्या आएगा, देखो हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम हो जाएगी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। फिर मैंने उसको मौका दिया कि पोटेंशियल एनर्जी कम कर ले या बढ़ा ले, तो बढ़ाता नहीं है लेकिन क्या कर लेता है, कम कर लेता है। फिर करके होल कर दिया, होल करने से क्या हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर होल करने से फिर नीचे आ गया। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इस दुनिया में हर सिस्टम क्या चाहता है, इस दुनिया में हर सिस्टम चाहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इस दुनिया में हर सिस्टम क्या चाहता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाए, यही चाहता है हर सिस्टम यही है। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, कंबाइन होकर के कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। समझ आ गया? तो इस दुनिया में हर सिस्टम क्या चाहता है, सिस्टम चाहता है कि वो क्या करे, वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आ जाए, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे आ जाए, कम से कम उसके पास क्या हो, एनर्जी हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो याद रखना है, ये दुनिया का नियम, दुनिया का नियम यही है कि इस दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है, हर इंसान कह रहा हूं, हर शय क्या चाहती है, हर चीज क्या चाहती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कम से कम हो, उसके पास एनर्जी क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक तो आपको मैंने बात समझा दी। इसके बाद आगे क्या है, आप समझने की कोशिश करो कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से वाले, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? मान लो हर मॉलिक्यूल जो यहां से ऊपर आता है, मान लो उसके पास क्या है, 1 जूल की एनर्जी, 1 जूल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितनी हो गई, 11 मॉलिक्यूल, तो 11 जूल। मान लो हर मॉलिक्यूल के पास कितनी है, 1 जूल की एनर्जी है, मान लेते हैं। तो टोटल 11 मॉलिक्यूल है, तो 11 मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, 11 जूल की एनर्जी। अब क्या होगा, अब ये सिस्टम के पास जो सरफेस में मॉलिक्यूल है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब कोई भी सिस्टम क्या चाहता है कि उसके पास क्या हो, एनर्जी कम से कम हो, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। अब पोटेंशियल एनर्जी कम करने का क्या तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी कम करने का तरीका ये है कि क्या कर दो भाई, 1-2 मॉलिक्यूल को नीचे भेज दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 1-2 मॉलिक्यूल जब नीचे चले आएंगे तो 11 से कितने हो जाएंगे, 9 मॉलिक्यूल। 9 मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा, 9 जूल। इसीलिए ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको समझाता है कि सरफेस क्या करना चाहता है,
सरफेस अपने एरिया को कम करना चाहता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से वो अपने एरिया को कम करना चाहता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहते हैं, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया अपने आप कम हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों को बात समझ में आती है कि आपका जो लिक्विड सरफेस है वो कैसा बिहेव करता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा, क्योंकि वो भी क्या चाहता है, सरफेस एरिया को कम करना, और ये भी क्या चाहता है, सरफेस एरिया को कम करना। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आता है बात को मान लीजिए। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो भाई, तो ये जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन से कई सारे टीचर्स तो इससे अग्री नहीं करते, मतलब हम लोग कहते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है चीज़ों को, लेकिन हमको इसके बीच में नहीं पढ़ना है। मेरे टीचर्स रह चुके हैं, बीआरसी साइंटिस्ट है मेरे टीचर, आईआईटी बॉम्बे से अपना उन्होंने एमएससी कंप्लीट किया हुआ था, और उन्होंने अपना पीएचडी जो है वो टीआईएफआर से कंप्लीट किया हुआ था। तो वो भी इस बात को मानते थे कि ये जो आपकी थ्योरी है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये आपकी थ्योरी प्रॉपर्ली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कहीं कहीं पे वो लैक करती है, लेकिन हमको उसमें नहीं पढ़ना है। हमको बेसिकली क्या करना है, हमको हमारे सिलेबस से लेना देना है, जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हमको उससे लेना देना है। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक था, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद क्या है, अब मैं आपको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है और आपके टेस्ट वगैरह में भी पूछा जाता है। उसके ऊपर काम करता हूँ मैं। एक सजेशन आया है बच्चों की तरफ से कि सर वो आप यूनिट टेस्ट के हिसाब से पेपर डाल दीजिए, चैप्टर के हिसाब से। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो आप अपने हिसाब से उसको टेस्ट दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो ऐसे आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, आइए उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक वायर का फ्रेम लेते हैं। क्या करते हैं, एक वायर का फ्रेम लेते हैं और यहाँ पर जो है एक मूवेबल वायर लगाते हैं। समझ में आ गया? ये टायर्स है और ये क्या है, मूवेबल वायर है। इतना पतला वायर है जितना पतला तुम्हारा बाल है। समझ आ रहा है? ऐसा मोटा तगड़ा वायर नहीं ले गया तुमने, एकदम पतला सा तुमने क्या कर लिया, वायर लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो इतना पतला वायर जितना पतला तुम्हारा क्या है, बाल। तो इतना पतला वायर लिया अपन ने। ये जो अपन ने क्या कर दिया, जो सेटअप अपन ने बनाया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया, ये पूरा का पूरा क्या सख्त वायर से बना हुआ है। ये कुछ भी मूवेबल नहीं है, ये मूवेबल है। समझ में आ गई? ये ऐसे मूव कर सकता है, रोल कर सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो भैया, अपने को छोटे बच्चों की गाड़ी का पहिया होता है ना, ठीक है ना, ऐसे रॉड लगा होता है, वो दो टायर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ऐसे क्या कर सकता है, इस पे ये रोल कर सकता है। समझ में आ गया? अब अपन क्या करते हैं ना, एक सोप सोल्यूशन लेते हैं। सोप सोल्यूशन जैसे वो हम लोगों को मेले में मिलता है, मेले में सोप सोल्यूशन मिलता है। जैसे सोप सोल्यूशन में डुबा करके बाहर निकालते हैं तो क्या बन जाता है, सोप फिल्म बन जाती है। फू करो तो क्या होता है, बबल्स बाहर निकलते हैं। बिल्कुल वही सोप सोल्यूशन लिया, और सोप सोल्यूशन लेने के बाद अपन ने क्या कर दिया, इसको ऐसे डुबाया और डुबा करके बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही? क्लियर है? डुबा करके जैसे ही रेक्टेंगुलर फ्रेम को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बन गई, एक फिल्म बन गई। समझ में आ गया? एक सोप फिल्म बन गई। और ये सोप फिल्म जो है, ध्यान से सुनना अभी, ये सोप फिल्म जो है भाई, इसके अंदर वाटर भी तो है ना, वाटर है। और वाटर होने की वजह से क्या होगा, वाटर होने की वजह से इसके पास ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सरफेस पे क्या होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब क्या, अरे ये इसमें वाटर है। वाटर यानी क्या, वाटर की सरफेस कैसे बिहेव करती है, रबर की तनी हुई चादर के जैसा बिहेव करती है, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सरफेस टेंशन है, ये जो फिल्म का सरफेस टेंशन है, ये क्या करेगा, ये वायर को संभाले रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे ही छोड़ देता तो वायर नीचे की तरफ क्या करता, स्लाइड कर जाता। लेकिन ये फिल्म बनने की वजह से क्या हो रहा है, वायर पर उस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इस वजह से वायर यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आता है? क्लियर है? अब जो है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो ध्यान से। अब अपन क्या करते हैं ना बच्चों, ये इसको यहां से ऑब्जर्व करते हैं, यहां से इसको ऑब्जर्व करना है। समझ में आ रहा है? इसको आपने मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व किया, जैसे ऑब्जर्व किया, मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो आप जैसे इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या होगा, इसको आप समझने की कोशिश करो
कि जैसे आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या आपको बड़ा नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा तो आपको क्या नजर आएगा, देखिए ध्यान से इमेजिन करिए कि आपको कोई ऐसे नजर आएगा, वो ऐसे यानी क्या, अरे वायर है ना ये अगर मैं क्या करता हूँ ऐसे आपको वायर दिख रहा है, समझ आ गया। लेकिन आपको ऐसे देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा उसका, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही आप खड़े हुए तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, समझ आ गया। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिन नहीं करवा पाते सब, ये तुमको इमेजिन करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है कि यहां पर जो है एक ही सरफेस है, आपने उसको डुबा के बाहर निकाला, मैं पूछूंगा कितनी सरफेस है, आपको लगेगा एक सरफेस है, एक सरफेस नहीं है। अगर आप उसको ऐसे साइड से देखोगे जाकर के फ्रेम को तो एक सरफेस आगे है, एक सरफेस पीछे है, उसके बीच में कई सारी क्या है सरफेसेस है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो एक सरफेस आगे नजर आ रही है, एक सरफेस पीछे नजर आ रही है और उसके बीच में क्या है, कई सारी सरफेसेस है। ये माइक्रोस्कोपिकली होता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसलिए आपको ऐसे इमेजिन करवाया है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर जब आप क्या करेंगे, उसको साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक सरफेस इधर नजर आएगी और एक सरफेस इधर नजर आएगी, यानी एक सरफेस फ्रंट में, एक सरफेस बैक में, समझ में आ गया। अच्छा सर, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि दो टेंशन लगेंगे, है ना, दो सरफेस टेंशन होगा। अरे जितनी सरफेस होंगे उसके अपने अपने सरफेस टेंशन, तो ये वाला अपना सरफेस टेंशन लगाएगा और ये वाला अपना सरफेस टेंशन लगाएगा। तो बताओ कितने सरफेस टेंशन होंगे, दो सरफेस टेंशन। तो टी नहीं लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है, 2T लग रहा है, बात समझ। सो टोटल सरफेस टेंशन कितना है, 2T है, समझ में आ गया, क्लियर है। ये बेसिकली यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से सुनना, ये तो आपको समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट बच्चों को क्लियर नहीं होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की कि दो सरफेसेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर टी और टी लगेगा, टोटल टेंशन कितना होगा, 2T होगा। ये क्यों किया, अभी काम आएगा, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, इसमें यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इतना ही फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स, यानी F लग रहा है तो ये भी F ही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, एक उतना ही फोर्स लगाया और इसको बहुत ही धीरे 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 करके क्या कर दिया, खींचा मैंने, बहुत धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, समझ में आ गया। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, उसको बहुत धीरे धीरे करके खींचता हूँ और बहुत धीरे धीरे करके खींचने में क्या होता है, मैं इसको यहां से यहां तक खींच लेता हूँ। कितना खींचा मैंने, dx उसको खींच लिया, कितना खींचा मैंने, dx उसको खींच लिया। बात समझ में आ रही, क्लियर है। चलो भाई ये भी अपने को समझ में आता है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो dx उसको मैं क्या करता हूं, यहां तक खींच करके लेकर आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है ये तो। यहां से यहां तक की बच्चों लेंथ कितनी मानी मैंने, यहां से यहां तक की लेंथ क्या मानी मैंने, L मानी, क्या मानी, L मानी। तो ये तो लेंथ वही रहेगी ना, लेंथ तो वही रहेगी, L ही रहेगी, यहां से यहां तक आने पे L ही होगी। तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगी, ऐसे सरफेस बन जाएगी। तो मैं अगर फिल्म यहाँ तक खींच जाएगी ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से खींच करके मैं थोड़ा धीरे धीरे फास्ट खींचूंगा तो क्या होगा, इसके फूटने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं इसको फोड़ना थोड़ी चाहता हूँ, बात समझ में आ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि ये बने रहे, सरफेस फिल्म क्या हो, बने रहे। तो मैंने क्या कर दिया, बहुत धीरे 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 करके क्या कर दिया, इसको खींचा और खींचने के बाद यहाँ पर भी यहाँ तक की सरफेस क्या होगी, बढ़ गई, समझ आ रहा है, क्लियर है। अब क्या, सरफेस पे जब 11 मॉलिक्यूल थे तो 11 जूल की एनर्जी, अब मैंने सरफेस को बढ़ा दिया, 20 मॉलिक्यूल हो गए, तो क्या हो गए, 20 जूल की एनर्जी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो सरफेस एनर्जी बढ़ती है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने जब इसको खींच करके नीचे लेकर आया तो सरफेस बढ़ गया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ही था। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको खींच करके क्या कर दिया, सरफेस को बढ़ा दिया। जब सरफेस को बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल बढ़ा दिया तो एनर्जी को बढ़ा दिया। यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मैंने वर्क किया है ना, वो इसके पास क्या स्टोर हो जाएगा, बताओ। ये इधर खींच रहे थे इसको, ये अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया, इसके अगेंस्ट काम करेंगे तो क्या होगा, इसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही, क्लियर। वापस से ये जो है आपके पास क्या था, आपके पास ये ऐसे क्या था, एक सरफेस, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था, उसको आपने डिप किया, डिप करने के बाद उसके बाद क्या हो गई, फिल्म बन गई। अब क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से ये बाहर पे क्या कर रहा है, ऐसे संभाले हुए इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कम करना चाहता है अपने सरफेस, खींचने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, मैंने धीरे धीरे करके इसको यहाँ तक का लेकर आ गया।
बात समझ में आ रही? कितना फोर्स लगाया? एफ डैश, जितना वहां लग रहा था उतना ही यहाँ लगा दिया मैंने, बात समझ में आ रही? लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ गया? तो ये करने से क्या हो गया, फिल्म जो है थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, फिल्म बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां से यहां तक थे, अब यहां से यहां तक हो गया, मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बेसिकली सरफेस एनर्जी बढ़ गई। और अगर सरफेस एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो गया, सरफेस एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो गया, सरफेस एनर्जी बढ़ गई, यानी बेसिकली सरफेस बढ़ गया तो क्या हो गया, सरफेस बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। सरफेस एनर्जी कैसे बढ़ गई, मैंने क्या किया, मैंने ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसके अगेंस्ट काम किया, उसके अगेंस्ट काम करूंगा तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट काम करूंगा तो ये वाले रीजन में क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई वो किस वजह से हुई, मेरे वर्क डन की वजह से। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी बेसिकली मुझे सरफेस एनर्जी निकालना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है फिजिक्स में, वर्क डन निकालना। वापस से सुनो, हमको निकालना है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा पोजेस्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है फिजिक्स में, वर्क डन के जरिए तुम हमेशा क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। ये फिजिक्स में उसका तरीका होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर? तो आओ अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू dx। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपने फोर्स भी इधर लगाया, F डैश बोलो उसको, F डैश नाम रखा तो F डैश इंटू dx। समझ आ गया? फोर्स भी इधर लगाया और dx भी इधर है, यानी cos 0 क्या है, 1 है। एंगल तो 0 है ना, तो fs cos थीटा होता है, cos 0 1 है, ये मेरे पास आया। अब फोर्स को कैसे लिखूंगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स क्या होगा, टेंशन इनटू लेंथ। समझ आ गया? तो F डैश की जगह क्या आएगा, 2t इनटू L। बोलेंगे ये क्या बोला है, ये dx अपनी जगह पर, क्यों ऐसा आया बताओ जरा। अरे टेंशन कितने सरफेस पे लग रहे हैं, 2 सरफेस पे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो यहाँ पर इसका t और ये सरफेस का t, तो मिला करके देखो टेंशन इनटू लेंथ क्या होता है, फोर्स होता है। तो टेंशन कितना है, 2 टाइम्स टेंशन है, तो 2t इनटू L इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर। समझ आ गया? यहाँ पर कितने हैं, 2 सरफेसेस हैं, तो ये मेरे पास आ गया। अब 2 मेरे पास ऐसे का ऐसे ही है, या फिर t को वैसे का वैसे ही रखो, इंटू 2L dx। इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितना है, लेंथ तो L है, लेंथ ये L है तो ये भी क्या होगा, L। लेंथ तो L है, ब्रेड्थ कितना है मेरे पास, dx है, तो L इंटू dx। बात समझ में आ रही? ये तो मेरे पास एरिया है। एरिया में कितना चेंज आया, एक देखो यहां से भी बड़ा और यहां से भी बड़ा, तो टोटल कितना हुआ बताओ, ये वाला एरिया कितना बड़ा, L dx, और ये वाला भी कितना बड़ा, L dx, तो टोटल कितना बड़ा, 2L dx। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये 2L dx क्या है, ये 2L dx है नेट इंक्रीज इन एरिया। समझ में आ गया, नेट इंक्रीज इन एरिया। तो 2 इंटू इंक्रीज इन एरिया को मैं लिखता हूं dA। ये क्या है, वर्क डन। लेकिन मैंने आपसे कहा सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, वर्क डन। ये तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैं यहाँ वर्क करूंगा वो उसके पास क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी होती है, तो टेंशन इनटू dA क्या होता है, सरफेस एनर्जी। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन dA। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसको सरफेस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, D बोल देते हैं, तो DE अपॉन dA। ये अपने पास टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन आ गया। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या बोलोगे, वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी। समझ आया? इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है। कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे बता सकते कमेंट सेक्शन में, मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी अपने को क्या करना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह पढ़ना है। सॉलिड स्टेट के ऊपर बता दूं, सॉलिड स्टेट के 2 लेक्चर्स और मुझे लगेंगे बोर्ड्स के लिए, वो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल दोनों लेक्चर अपलोड कर दूंगा और सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद अपन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। समझ में आया, क्लियर? उसके और साथ साथ में क्वेश्चन तो चलते ही रहेंगे, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको उसके। ठीक है, चलो अभी ये भी आपको मैंने करा दिया। इसके बाद मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा मैं। डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर बड़ा मजा आने वाला है। आप देखो अभी बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन को भी। और आपका फिजिक्स में है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह, इसको 5 जून तक मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि 5 जून तक ये पूरा कंप्लीट हो जाए। आई होप जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आपके मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करा दूँ। ठीक है ना? तो
खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी मेहनत पहुंचे, तो इसके लिए हमारी मदद करें। ओके, थैंक यू।